नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। भारतीय राज्य व्यवस्था को हमने अच्छे तरह से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसके अंदर हमने देखा भारत में किस प्रकार से संविधान लागू होने से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किए जाते थे, कानून कैसे लागू किए जाते थे वो हमने देखा। कैबिनेट मिशन के बारे में हमने देखा, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमने देखा, चार्टर एक्ट के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। किस प्रकार की उसमें व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार से उसमें सीटें निर्धारित की गई, कहां कहां से सदस्य उसमें संविधान सभा में आए वो हमने देखा। फिर हमने देखा उसकी कितनी बैठकें हुई, किस प्रकार से उसमें वार्ताएं हुई, किस प्रकार से हमारे देश का संविधान बनाया गया, वो सब हमने देखा। फिर हमने बात की भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में हमने देखा। फिर हम प्रारंभ कर चुके थे भारतीय संविधान को पढ़ना, जिसमें हमने भाग 1 को देखा और फिर हमने प्रारंभ किया था संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में पिछली क्लास में हमने देखा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो वो हमने देखा। किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं इसमें फॉलो की जाती है, वो सब हमने देखा। जिसमें हमने देखा कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए 3 प्रक्रियाएं हैं। एक तो सामान्य बहुमत, एक विशेष बहुमत और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो आज हम देखते हैं किस प्रकार से संविधान संशोधन की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था संविधान संशोधन। संविधान संशोधन भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में भारत के अंदर 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। कौन कौन से हम देखो तो पहला सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत से, और दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा कौन सा था? तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। आधे राज्यों का अनुमोदन। संविधान में अनुमोदन ही लिखा गया है, न कि इसके लिए स्वीकृति लिखा गया है। तो अनुमति या स्वीकृति ऐसे शब्द नहीं लिखे गए हैं, क्या लिखा गया है? अनुमोदन लिखा गया कि राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य विधानमंडल के पास जो संविधान संशोधन विधेयक आता है, उसमें उन्हें क्या देना पड़ता है? अनुमोदन देना पड़ता है। अनुमोदन में यह है कि इनका अनुमोदन संसद माने या ना माने, वो बातें डिपेंड नहीं करती। सिर्फ इतना ही देखा जाता है कि इन्होंने अनुमोदन दिया है या नहीं दिया। यदि आधे राज्य अनुमोदन नहीं देते हैं तो फिर वो संविधान संशोधन नहीं बनता है। हमने देखा सामान्य बहुमत में क्या होता है कि जो उपस्थित जो सदस्य होते हैं, कोरम पूरा होने के बाद संसद में उपस्थित सदस्यों का बहुमत तो क्या कहलाता है? सामान्य बहुमत। और सामान्य बहुमत का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है, यह भी हमने पिछली क्लास में देखा था। तो किसका उल्लेख है 368 में? तो 368 में विशेष बहुमत का उल्लेख है, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो ये 2 शब्द उसके अंदर मेंशन किए गए हैं। हमने देखा था विशेष बहुमत में क्या होता है। एक तो संसद की सदस्य संख्या, संसद की कुल सदस्य संख्या, उसके बाद में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। जिस संसद में या जिस सदन के अंदर यह विधेयक रखा गया है, उसके कुल सदस्यों की संख्या का भी क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। और उसके बाद में क्या होना चाहिए? जितने लोग उपस्थित हैं और उनमें से जो मतदान कर रहे हैं, उनका भी क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। यदि ये प्रक्रिया फॉलो होती है तो क्या होता है? विशेष बहुमत होता है।
इसे क्या कहते हैं? विशेष बहुमत कहते हैं। और विशेष बहुमत के साथ यदि आधे राज्यों का अनुमोदन लेना पड़े, यदि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके लिए क्या लेना पड़ता है? आधे राज्यों का अनुमोदन भी लेना पड़ता है, हम उनके बारे में भी देखेंगे। हमने पिछली क्लास में देखा था कि सामान्य बहुमत से किस प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। आज देखेंगे विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन से कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं, किस प्रकार का संशोधन किया जाता है, वो हम देखने वाले हैं। तो उस पर इसमें आधे राज्यों का क्या हो जाता है? अनुमोदन यदि मिल जाता है तो वो संविधान संशोधन हो जाता है। इसमें देखेंगे, देखो विशेष बहुमत के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। देखो इसको हम एक बार नहीं देखेंगे, हमने सामान्य बहुमत देख लिया और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से होने वाले परिवर्तनों को देख लेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो यदि हमें इन दोनों का पता होगा तो तीसरे के बारे में अपने ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि जो जिन चीजों का उल्लेख सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से नहीं होता, जो परिवर्तन इन दो प्रक्रियाओं से नहीं होने वाले, वो किससे होंगे? तो विशेष बहुमत से होने वाले होंगे। तो आज हम देखेंगे कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से कौन कौन से परिवर्तन संविधान में किए जा सकते हैं, वो सारा हम आज देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं यह फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हमने वैसे पिछली क्लास में डिटेल से चर्चा कर ली थी। यदि आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था बाई उमेश लाडूणा, इंडिया पॉलिटी बाई उमेश लाडूणा के अंदर आप ये सारी क्लासें पिछली देख सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आज हम देखने वाले हैं विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन से कौन कौन से परिवर्तन किए जा सकते हैं, किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन के साथ में। तो यह आपने लिख लिया होगा, तो अब देखते हैं आगे। इसमें हम देखेंगे कि आधे राज्य यदि अनुमोदन नहीं देते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है, उन्हें देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, उनमें किस प्रकार की बातें होती है, वो सारा आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन संविधान में आधे राज्यों के अनुमोदन और विशेष बहुमत के साथ होते हैं। तो लिख लो, साथ साथ में हेडिंग डालना है। तो अपने देखने वाले हैं विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ये अनुमोदन शब्द ही लिखा गया है संविधान में। यदि आपके पास बेयर एक्ट है संविधान का तो आप उसमें देख सकते हैं, आप उसके अंदर देख सकते हैं। तो इसमें देखने वाले कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। 7-8 परिवर्तन हैं जो किससे होते हैं? आधे राज्यों का अनुमोदन उनमें आवश्यक होता है और विशेष बहुमत भी आवश्यक होता है, उसके साथ वो परिवर्तन किए जाते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार का परिवर्तन होता है, साथ साथ में लिखते रहना। एक तो आता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, कौन कौन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे, कौन कौन इसके अंदर अपना मत दे सकते हैं, किसको कितने मत देने का अधिकार होगा, वो सारा का सारा इसमें परिवर्तन यदि करना है, यदि उसके अंदर कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिएगा। तो विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन भी उसमें चाहिएगा। तो ये आप इसमें देखते रहना। ये जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है अनुच्छेद 54 में। तो क्वेश्चन आ सकता है, यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 54 के अंदर यदि किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी? तो उसके लिए आधे विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक होगा। तो ये आप समझ लेना, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार और इस क्लास को देख लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद है 2 नंबर पे, यदि राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि में यदि कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी इसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में यदि कोई परिवर्तन करना है, यदि देखो अब जो वर्तमान में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती, जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती। तो राष्ट्रपति का चुनाव करते कौन है?
राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय चुनाव प्रक्रिया, चुनाव या मत प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो होता है। तो इसमें किस प्रकार की व्यवस्था होती है बाकी हम देखेंगे, जब राष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे उसमें देखेंगे ये क्या होता है, किस प्रकार से चुनाव होता है। एक बार आप इतना ही ध्यान रख लेना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है, यदि इसमें कोई परिवर्तन करना है, कौन कौन लोग अपना मत देंगे, कितने मत उनके स्वीकार्य होंगे, तो वो सारा यदि देखा जाएगा। तो उसमें भी परिवर्तन करना है तो इस प्रक्रिया का उसमें इस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन उसमें जरूरी होगा। ये जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 के अंदर इसका उल्लेख दिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि का जो उल्लेख इसमें दिया गया है अनुच्छेद 55 में दिया गया है। यदि अनुच्छेद 55 में यदि कोई परिवर्तन करना हो, संशोधन करना होगा तो विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक होगा। उसके बाद यदि बात आए कि संघ सरकार की, इस सरकार की, संघ सरकार की कार्यपालिका की शक्ति, संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, यदि इसमें कोई परिवर्तन करना है, शक्ति को यदि कम करना है, बढ़ाना है, कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर कार्यपालिका शक्ति अपना कार्यपालिका शक्ति रहेगी, तो वो सारा जो परिवर्तन करना है उसके लिए भी इसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। यदि संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में परिवर्तन करना है या उसमें संशोधन करना है तो विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक होगा। यह जो उल्लेख दिया गया है संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का जो उल्लेख दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 73 के अंदर। जिसमें दिया गया है अनुच्छेद 73 के अंदर दिया गया है। बाकी हम इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। यदि राज्य सरकार की, किसी भी राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में यदि परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी इसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। इसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन उसके अंदर भी आवश्यक होगा। यह जो उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 162 में दिया गया है। अनुच्छेद 162 के अंदर राज्य सरकार की कार्यपालिकाओं की शक्ति का बारे में उल्लेख दिया गया है। यदि पूछा जाए कि अनुच्छेद 162 के अंदर संशोधन करना है तो किस प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक होगा। तो ये तो है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। और यदि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में कुछ परिवर्तन करना है, यदि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय यदि इनकी शक्तियों में या इनके जो सदस्य है उनके अंदर यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक होगा। इसी प्रक्रिया को उसमें भी फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए तो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में यदि कोई परिवर्तन करना है तो वो भी इसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। तो ये तो हमने देखे। इसके बाद कुछ और है तो ये स्लाइड आप एक बार इसको लिख लो। यदि आपने लिख लिया तो ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ 2-3 और भी प्रक्रिया है जिनके बारे में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि लिख लिया है तो हम बढ़ते हैं आगे। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में यदि कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। और उसके बाद यदि हम बात करें कि 7वीं अनुसूची, यदि संघ या इसमें केंद्र व राज्यों के बीच विषयों के बंटवारे में यदि कोई परिवर्तन करना है तो कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, तो विशेष बहुमत वाले राज्यों के अनुमोदन में। यदि देखो संघ सरकार व राज्य सरकार के बीच में जो विषयों का बंटवारा है उसमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, यदि कोई विषय ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के अंदर है और उनको राज्य सरकार में ट्रांसफर करना है, यदि राज्य सरकार की सूची में, यदि राज्य सूची में कोई विषय है और उनको
केंद्र सूची के अंदर शामिल करना है, उस ऐसी यदि कोई प्रक्रिया उसमें यदि ऐसा कोई प्रावधान करना है, ऐसा संशोधन करना है, तो उसके लिए भी इसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। यदि हम क्वेश्चन आ सकता है यदि 7वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, तो किस प्रकार का प्रावधान किया जाएगा, किस प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, तो उसके लिए भी विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक होगा। ये ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख लेना। उसके बाद यदि हम देखें कि जो संघ शासित प्रदेश है, कौन से प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना, यदि उच्च न्यायालय, यदि यूनियन टेरिटरीज में हाई कोर्ट की यदि स्थापना करनी है, उसके लिए भी कौन सा संशोधन करना पड़ेगा, किस प्रकार का बहुमत चाहिएगा, तो विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन उसके लिए भी चाहिएगा। इसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा यदि किसी यूनियन टेरिटरीज में हाई कोर्ट की स्थापना करनी है, यदि हाई कोर्ट को स्टेब्लिश करना है किसी यूनियन टेरिटरीज के अंदर, तो उसके इसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद यदि हम देखें कि संघ के, उसके बाद यदि हम देखें संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व, यदि संसद में, संसद के दोनों सदनों में, संसद में यदि हम देखें लोकसभा में या हम देखें राज्यसभा में, संसद के लोकसभा व राज्यसभा, यदि इन दोनों के अंदर किसी भी सदन के अंदर यदि राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित करना पड़े कि कौन से राज्य से कितनी सीटें निर्धारित की जाएंगी, उनमें यदि परिवर्तन करना पड़े कि यदि किसी राज्य में सीटें बढ़ाई जाए, घटाई जाए, तो उसमें उसके लिए भी किस प्रकार का बहुमत चाहिएगा, तो विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिएगा। इसी प्रक्रिया को फॉलो करके संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा, तो इसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। यह भी बात ध्यान में रख लेना। उसके बाद यदि हम देखें कि खुद अनुच्छेद 368 के अंदर यदि परिवर्तन करना है, अनुच्छेद 368 के प्रावधानों में यदि कोई परिवर्तन करना है, उसके लिए भी इसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। यदि अनुच्छेद 368 में परिवर्तन करना है, यदि अनुच्छेद 368 के अंदर यदि संशोधन करना है, तो उसके लिए भी इसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन भी उसके अंदर आवश्यक होगा, तभी संविधान के अनुच्छेद 368 में हम संशोधन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये बातें आपको ठीक अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। यदि इसको आपने लिख लिया है तो ठीक है, वरना इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और आगे बात करते हैं इस आधे राज्यों का अनुमोदन किस प्रकार से प्राप्त होता है, किस प्रकार की इसके अंदर प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है और क्या क्या फैक्ट है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे किस प्रकार से जो राज्यों का विधानमंडल है उनकी शक्तियां क्या है आज इन अनुमोदन देने के प्रति, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं आगे क्या मतलब क्या होता है कि देखो जो राज्य है, अब बात करते हैं जो आधे राज्य जो अनुमोदन देते हैं, तो राज्य जो भी है अनुमोदन देने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य अनुमोदन देने के लिए बाध्य नहीं है, यह नहीं है कि उन्हें अनुमोदन देना ही पड़ेगा, वो अनुमोदन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। क्या है कि राज्य विधानमंडल अनुमोदन देने हेतु बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। वो चाहे तो अनुमोदन दे, चाहे तो अनुमोदन न दे। जिस प्रकार यदि हम मतदान करते हैं तो हमारा कोई बाध्य नहीं है कि हमें मतदान करना ही पड़ेगा, हमें इसको मतदान दे न दे वो हम पर डिपेंड करता है, लेकिन मतदान करना चाहिए, मतदान ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। उसी प्रकार से राज्यों को भी अनुमोदन ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, लेकिन वो बाध्य नहीं है कि हमें अनुमोदन देना ही पड़ेगा, वो चाहे तो अनुमोदन दे, चाहे तो अनुमोदन न दे। उसके बाद यदि आधे राज्य यदि अनुमोदन नहीं देते हैं तो वो संशोधन मान्य नहीं होता।
क्या होता है कि यदि आधे राज्य अनुमोदन नहीं देते हैं तो वह हरिओम तो वह संशोधन नहीं होता। आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। यदि आधे राज्य अनुमोदन नहीं देते हैं तो वो संशोधन नहीं होता। और उसके बाद यदि बात करें, जैसे संसद ने कोई विधेयक पारित कर दिया, संसद के दोनों सदनों ने कोई विधेयक पारित कर दिया, अब क्या होता है, जैसे संसद ने कोई विधेयक पारित किया और भेज दिया राज्य विधानमंडल के पास, राज्य विधानमंडल के पास संसद ने विधेयक पारित किया, संसद के पास कोई विधेयक आया और उसने पारित कर दिया और अब उसको राज्यों के अनुमोदन के लिए भेज दिया। कहां पे? राज्य विधानमंडल में अनुमोदन हेतु। अब क्या होता है, ये जो राज्य विधानमंडल है उस विधेयक में संशोधन नहीं कर सकते, उस विधेयक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। वे इतना ही कर सकते हैं, इसको अनुमोदन दे या न दे। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर परिवर्तन करके वापस भेजे कि जी हमें ये परिवर्तन करना है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या इसका क्या मतलब हुआ कि जो विधेयक पारित कर दिया संसद ने वो राज्य विधानमंडल के पास आ गया तो राज्य विधानमंडल उसके अंदर परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकता। तो ये बात आपको समझ में आ गई हो तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यदि, क्या इससे सीधा लिख लें, राज्य संसद द्वारा पारित संशोधन विधेयक जब राज्य विधानमंडल में अनुमोदन हेतु आता है तो राज्य विधानमंडल उसमें किसमें? तो इस विधेयक में परिवर्तन नहीं कर सकती, परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकता। तो यह भी ध्यान में रख लेना कि संसद द्वारा यदि कोई पारित संविधान संशोधन विधेयक है और राज्य विधानमंडल के पास अनुमोदन हेतु आता है तो उसमें राज्य विधानमंडल कोई भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकता। तो ये भी आप इसको लिख लो। उसके बाद हम देखेंगे कि जो संविधान संशोधन विधेयक है जो राज्यों के पास आया है तो उसके ऊपर जनमत संग्रह करवाने का प्रावधान नहीं है। जनमत संग्रह करवाने का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में जनमत संग्रह का प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य चाहे कि हमें अपनी जनता से इसका जनमत करवाएंगे कि इस संविधान संशोधन पारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें अनुमोदन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इस प्रकार का जनमत संग्रह नहीं करवाया जा सकता, इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन संविधान सभा में एक बार मांग उठी थी, संविधान सभा के एक सदस्य जिसका नाम था, आप नोट डाल के लिख लेना, ब्रिजेश्वर प्रसाद। कौन थे? तो संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य ब्रिजेश्वर प्रसाद ने एक बार जनमत संग्रह के लिए मांग उठाई थी। क्या की थी? मांग की थी कि इस संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह का प्रावधान होना चाहिए। ब्रिजेश्वर प्रसाद ने संविधान संशोधन विधेयक हेतु
जनमत संग्रह की मांग की थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। ब्रिजेश्वर प्रसाद जो संविधान सभा के क्या थे, सदस्य थे, उन्होंने जनमत संग्रह की मांग की थी, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया, मान्य नहीं किया गया। तो यह भी बात आप ध्यान में रख लेना। ऐसे भी क्वेश्चन वहां से आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे कथन और कारण में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो यह भी ध्यान में रख लेना। इसके बाद हम और देखते हैं कि आधे राज्य जो अनुमोदन देते हैं उसमें और क्या क्या प्रावधान होते हैं, वो भी देख लेते हैं। इसके बाद और देखते हैं कि इसके लिए कोई समय अवधि निर्धारित है क्या अनुमोदन देने के लिए, तो उसके बारे में बात करते हैं कि जो आधे राज्य अनुमोदन देते हैं उसके लिए किसी भी प्रकार की समय अवधि का निर्धारण नहीं किया गया है। जैसे संसद के दोनों सदनों द्वारा यदि कोई विधेयक पारित कर दिया गया है और वो यदि विधेयक अनुमोदन हेतु राज्यों के पास आता है, उसके लिए उनके अनुमोदन देने के लिए किसी भी प्रकार की समय अवधि का जो प्रावधान नहीं किया गया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो अनुमोदन हेतु राज्य विधानमंडल के पास आता है तो उस पर अनुमोदन देने हेतु किसी भी प्रकार की समयावधि का प्रावधान नहीं है। वो उसके लिए कोई भी समयावधि निर्धारित नहीं, आप ऐसे लिख लो, तो उसके लिए कोई भी समयावधि निर्धारित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 माह में, 2 माह में, 6 माह में, 1 वर्ष में अनुमोदन देना होगा, ऐसी कोई भी समयावधि इसमें निर्धारित नहीं की गई है। एक व्यक्ति थे, एक सदस्य संविधान सभा में थे, नाम था एच.वी. कामत ने एक बार मांग उठाई थी, संविधान सभा के अंदर एक सुझाव दिया था कि जो संविधान संशोधन विधेयक, क्या लिखा था इन्होंने, संविधान संशोधन विधेयक सदन में रखने व पारित होने के बीच 6 माह का अंतराल होना चाहिए। 6 माह का अंतराल होना चाहिए। एच.वी. कामत जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि संविधान संशोधन विधेयक जो किसी भी सदन में रखा जाता है, उसके रखने और उसके पारित होने के बीच कितने माह का अंतराल होना चाहिए, तो 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ये 6 माह का अंतराल की बात क्यों कहेगी, ताकि उस संविधान संशोधन के प्रति जितने भी भ्रम है वो सारे निकाल दिए जाए। यदि उसमें कोई संशोधन करना है, उसमें परिवर्तन करना है, तो वो सारा के सारा उसमें देख लिया जाए। तो 6 माह के अंतराल का सुझाव किसने दिया था, एच.वी. कामत ने दिया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। तो ये भी आप ध्यान में रख लेना कि ये जो 6 माह का जो अंतराल किसके लिए था, तो संविधान संशोधन विधेयक को सदन में रखने या और उसके पारित होने के बीच का जो टाइम पीरियड था, कितना बताया था, 6 माह का अंतराल होना चाहिए। किसने कहा था, एच.वी. कामत ने, लेकिन इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया। तो ये भी आप ध्यान में रख लेना, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने इसको लिख लिया होगा और बढ़ते हैं आगे।
और क्या है, एक देखो वाद आया था कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इस प्रकार का कोई एक कोर्ट में वाद आया था, उसमें क्या प्रावधान हुए थे वो भी हम देख लेते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है कि संविधान संशोधन किस प्रकार से होना चाहिए, कितनी, यानी कि जो संविधान संशोधन है वो कौन कौन से भाग में होना चाहिए, संविधान के कौन कौन से भाग में संविधान संशोधन किया जा सकता है, इसके लिए उसको लेकर के एक वाद आया था, नाम है गोलकनाथ बनाम भारत संघ। भारत संघ, ये जो वाद आया था, ये वाद आया था 1967 के अंदर। कब आया था? 1967 में। गोलकनाथ बनाम भारत संघ के वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 11 न्यायाधीशों की पीठ ने एक निर्णय दिया था। वाद में उच्चतम न्यायालय के 11 न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार का संशोधन उसमें नहीं कर सकती। न्यायालय के 11 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, तो पूछा जा सकता है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती। यह निर्णय कब दिया गया था? तो 1967 में दिया गया था। कौन से वाद में दिया गया था, कौन से मामले में दिया गया था? तो गोलकनाथ बनाम भारत संघ के मामले में 11 न्यायाधीशों की पीठ ने, कितने न्यायाधीशों की पीठ ने? 11 न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये बात कब आई थी? तो गोलकनाथ बनाम भारत संघ के मामले में 11 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया था। 1967 का ये मामला है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा आधे राज्यों का अनुमोदन और विशेष बहुमत से कौन कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाती है, किस प्रकार से उसमें संशोधन किया जा सकता है, संविधान के किन किन भागों में संशोधन करना होता है, जिसके लिए आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक होता है और विशेष बहुमत की भी आवश्यकता होती है, वो हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में क्या क्या लिखा है, वो सारा का सारा हम इसमें देख लेते हैं। क्योंकि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के अंदर दी गई है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए वो भी हम आज देख लेते हैं। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 368 को। अनुच्छेद 368, ये जो अनुच्छेद 368 है, इसके अंदर लिखा गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसके अंदर लिखा गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख। इसमें दो प्रक्रियाओं को फॉलो किया जाता है। कौन कौन सी प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है? तो विशेष बहुमत, और दूसरी कौन सी है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो इन प्रक्रियाओं को उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 368 के अंदर। और क्या लिखा गया है? संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में भी उल्लेख दिया गया है। तो संसद की या संविधान संशोधन की संसद की शक्ति का उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा
अनुच्छेद 368 इसके अंदर एक बात और लिखी गई है कि संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होती है। संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होती है। फिर हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर 24वां संविधान संशोधन, जिसके अंदर हमने देखा था कि उसमें लिखा गया था कि राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होती है। किसके लिए? तो संविधान संशोधन विधेयकों के लिए। 24वां संविधान संशोधन, जिसमें लिखा गया था कि संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से, उसमें कौन सा शब्द जोड़ दिया गया था? तो अनिवार्य शब्द जोड़ दिया गया था। कब जोड़ा गया? 24वें संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ा गया। तो ये बातें थी अनुच्छेद 368 के बारे में, जिसके बारे में हमने बात की। तो इस प्रकार से आज हमने देखा संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, जिससे किस प्रकार के संशोधन संविधान में किए जा सकते हैं, उसके बारे में आज हमने डिटेल से चर्चा की है। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में जरूर बताना और अपने साथियों को ये क्लास शेयर कर देना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए और हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।